हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर में जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे उसके बाद के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे ये हमारे सेक्शन ए के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन बी और सी की बात करेंगे, ठीक है, इस क्लास में, जो कि हमारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले जो क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है, जो आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ के एच इज 76.48 किलो बार। ठीक है, तो के एच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मानते हैं भाई 76.48 किलो बार दे रखी है। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन द सेम एट टेम्परेचर अबाउट 293 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो के एच होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और दूसरी चीज़ सॉल्युबिलिटी जो होती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दे रखी है कि अगर हम 293 से अबव करेंगे तो द टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द के एच राइजेस टू 88.8 किलो बार। 76 से इतना हो गया तो के एच चलो बढ़ गया। तो पूछ रहा है हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन चेंज। तो आपको पता चल गया के एच बढ़ गया, तो के एच बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, बिकॉज दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? solubility will decrease, solubility decreases। ठीक है, तो ये हमारा 17 का ए क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट पे। तो बी पार्ट क्या कह रहा है? ओके, तो बी पार्ट है क्लोरोफॉर्म, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, और एसीटोन दे रखा है 56 डिग्रीज का बॉइलिंग पॉइंट है। आर मिक्स टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप। दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया गया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज 0.339। प्रेडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप फॉर्म विल बी इतना, इतना या इतना। 3 बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मतलब CH, Cl3, और दूसरा क्या है हमारे पास? एसीटोन। एसीटोन मतलब हो गया हमारे पास, क्या हो गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हो गया हमारे पास। तो इन दोनों को जब मिक्स कर रहा है तो पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप फॉर्म्ड विल बी, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू होगी। तो आप सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप पहचानेंगे व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, तो विच टाइप ऑफ डेविएशन दे आर शोइंग। तो डेविएशन कैसे पता करेंगे? जब इन दोनों को मिक्स करेंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, तो इनके बीच में क्या हो जाती है? इंटरमॉलिकुलर, क्या हो जाती है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? इन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो नेक्स्ट मतलब जो नया लिक्विड बनेगा, जो लिक्विड मिक्सचर बनेगा, इसलिए दे विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दे विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। इसका मतलब ये जो लिक्विड मिक्सचर बनेगा, दिस लिक्विड विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होगा ये? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर नेगेटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा तो द एजियोट्रॉप फॉर्म विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आपको चाहे क्लोरोफॉर्म हो और चाहे एसीटोन हो, जो भी लिक्विड दिए होंगे उनसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा लिक्विड जो नया मिक्सचर बनेगा। तो इनसे ज़्यादा कौन सा है? 60 है नहीं, 64.5, ये देखिए ये ज़्यादा वाला है। तो जो नया लिक्विड बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिफेंड योर आंसर विद द रीज़न। तो आप ये बता देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इसमें कम क्यों, इंक्रीज क्यों हो गया? बिकॉज दिस शोज नेगेटिव डेविएशन,
और यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके भी शो कर सकते हैं, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये हमारा ए पार्ट, सोडा बॉटल विल गो फ्लैट लूजेस इट्स फिज। मतलब अगर आप सोडा बॉटल लेते हो, अगर उसको खोलते हो तो गैस कितनी जल्दी रिलीज होती है, फास्टर इन श्रीनगर दैन इन दिल्ली। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो ये आपको बताना है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि श्रीनगर में, श्रीनगर जो कि एक हिली एरिया है, हिली एरिया में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। ठीक, और एक चीज़ आपको मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो है तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, सॉलिबिलिटी विल बी लो, सॉलिबिलिटी लो होगी। अब सॉलिबिलिटी जैसे ही लो हो गई तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एक सोडा बॉटल ले रखी है, उसी सोडा बॉटल को अगर आप कहाँ ओपन कर रहे हो, दिल्ली में ओपन कर रहे हो। दिल्ली में क्या है, दिल्ली तो अपना सी लेवल पे ही मोस्टली, जो भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये क्या है, ये श्रीनगर वाली बॉटल है और ये दिल्ली वाली बॉटल है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, हाई प्रेशर। ठीक, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी कम होगी, सॉलिबिलिटी कम होगी तो जैसे ही आप श्रीनगर में कोई बॉटल खोलेंगे तो गैस आराम से फटाफट तुरंत क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, कम है। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। लेकिन दिल्ली में अगर वही बॉटल खोलेंगे तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से गैस की सॉलिबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ गई है तो दिस मीन्स अब ये गैस धीरे धीरे रिलीज होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडा बॉटल जो है वो श्रीनगर में जल्दी ही आराम से अपना गैस लूज कर देगी, विल गो फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर दैन इन दिल्ली। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज शुगर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें जब अगर आप थोड़ी सी शुगर मिलाते हैं तो व्हाट हैपन्स। तो शुगर का काम ये है कि शुगर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, जो फ्री वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक, जो वाटर है उसको क्या कर लेता है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाटर अब अवेलेबल नहीं है फॉर द बैक्टीरियाज विच आर ग्रोइंग इन द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी आपका खाना है या जो भी आपकी चीज़ है उसमें रखी हुई है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना ग्रोथ हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, उससे बचने के लिए क्या कहते हैं, शुगर मिलाते हैं। शुगर क्या करता है, उसका सारा फ्री वाटर कंज्यूम कर लेता है, तो बैक्टीरिया के लिए देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट, सो इनका ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ रिड्यूसेस। ठीक, तो ग्रोथ अगर कम हो गया, ग्रोथ कम हो गया इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है वो लंबे समय तक चलेगी। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, तो बड़ा आसान सा है, एनायनिक कंपाउंड है। अब देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए सबसे पहले बाहर पोटेशियम लिखा हुआ है, तो पोटेशियम लिख लेंगे, पोटेशियम। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ये हमारे लिगेंड के नाम पहले लिखे जाएंगे, तो लिगेंड हमारे पास दो हैं, कौन कौन सी, एक्वा है और ये C2O4 ऑक्सीलेटो है। ठीक, तो आप समझेंगे, तो एक्वा पहले लिखा जाएगा, सो डाई एक्वा, डाई एक्वा। ठीक है, फिर उसके बाद डाई ऑक्सीलेटो, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम है तो अब चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो दिस विल बिकम क्रोमेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द क्रोमियम इज, ये हो जाएगा -2 -4 -4 +1, ये हो जाएगा 3, सो क्रोमेट 3। तो ये इसका पूरा नाम कंप्लीट हो गया। और बाहर है एक वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको आप मोनोहाइड्रेट भी बोल सकते हो या फिर आप हाइड्रेट बोल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। मोनोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, दो अगर वाटर होते बाहर तो डाईहाइड्रेट बोल देते हैं। तो ये हमारा नाम हो गया। नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो हीमोग्लोबिन में हमारे आयरन होता है, और विटामिन B12 जिसका नाम है क्या, साइनोकोबालामिन, तो उसमें कोबाल्ट होता है एज मेटल। जो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आयरन होता है, और फॉर द विटामिन B12 दिस विल बी कोबाल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, इसके हिसाब से आपको कुछ आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये सेल दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल, जिसमें आपका ये एक्स सी एल है, एक्स और वाई टाइप के दो दिए हुए हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंट द सेल शोइंग द फिगर। अब देखिए आपको जो सेल बना के दिया गया है इसमें ये लेफ्ट साइड है, तो ये आपका हो गया एनोड और ये क्या हो गया कैथोड। मतलब एनोड हमारा एक्स का हो गया और कैथोड हो गया वाई का। रिप्रेजेंट द सेल। अब चूंकि एनोड है तो एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हमारा एक्स जो है दिस विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो हमारा वाई है दिस विल वाई प्लस टू के फॉर्म में है, तो वाई प्लस टू विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म वाई सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे ये एक्वस है और यहाँ पे ये एक्वस रहेगा और दिस विल बी सॉलिड, ठीक। अब आप समझिएगा ध्यान से। सो एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, हमारा ये सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में चला गया, मतलब ये यहाँ से आके डिसॉल्व होगा और दिस वाई विल गो टू कैथोड। अब तो रिप्रेजेंट द सेल, सेल क्या हो जाएगी हमारे पास, तो एनोड पे क्या चेंजेस हो रहे हैं एक्स टू एक्स प्लस एंड वाई क्या चेंज हो रहा है वाई प्लस टू से इज कन्वर्टिंग इनटू वाई, ठीक। तो ये हमारी सेल हो गई। नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। कैरियर्स ऑफ द करंट क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़, कि अगर आपसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स, सोल्यूशन में या सॉल्ट ब्रिज में आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द करंट कैरियर्स, सो दीज विल बी आयंस, ठीक। और अगर एक्सटर्नल सर्किट में ये वायर वगैरह में पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए दिस विल बी इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे तो अभी सॉल्ट ब्रिज का ही पूछ रहा है तो दिस विल बी फॉर आयंस। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पे हमने अभी लिख दिया ये रिएक्शन हो रही है, ये देखिए एक्स प्लस एक्स जो सॉलिड फॉर्म में है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्स आयन एंड लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम लोग। ओके, सो फॉर द सेल रिप्रेजेंटेड एज Mg प्लस टू Ag प्लस Ag, आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो पहले जो लिखा होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग एनोड वाला पोर्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो होता है कैथोड वाला। तो एनोड और कैथोड पूछ रहा है, तो एनोड किसका हो जाएगा मैग्नीशियम का और कैथोड किसका हो जाएगा सिल्वर का, ठीक। राइट द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाफ सेल रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। हाफ सेल रिएक्शन जैसे ही लिखेंगे आप, एक मिनट इसको मैं, ओके। सो हाफ सेल रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले एनोड की रिएक्शंस लिखेंगे Mg से, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Mg प्लस टू एंड लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो कैथोड है, कैथोड इज silver electrode, Ag plus is gaining 1 electron, sorry, okay, so Ag plus is gaining 1 electron to give Ag solid, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 सिल्वर आयंस, 2 सिल्वर सॉलिड। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो द फाइनल रिएक्शन विल बी Mg plus 2Ag plus gives plus 2 electron also, sorry, gives Mg plus 2 plus 2 electrons plus 2Ag, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जो बची फाइनल रिएक्शन हो गई। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट्स। दोनों ही प्रोडक्ट्स लिखने हैं एंड यू हैव टू डू एनी टू, बट हमें तो सभी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप पहचानेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, CH3CH2Br प्लस KCN। अब ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज CN प्रोवाइड्स अ न्यूक्लियोफाइल, KCN प्रोवाइड्स अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या बना सकता है, चूंकि मेजर प्रोडक्ट भी पूछ रहा है और माइनर भी, तो पहले तो मेजर बनाते हैं CH3CH2Br की जगह क्या लग जाएगा CN, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट्स में क्या लिख सकते हैं कि CN की बजाय कुछ पोर्शन हमारा किसका बनेगा
NC मतलब आइसोसाइनाइड का, ठीक है। तो ये हमारा मेजर और माइनर हो गया। अब ये रिएक्शन कौन सी है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये जो रिएक्शन दे रहा है ये रिएक्शन हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड है। तो अब डबल बॉन्ड के हिसाब से अब देखिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल्स लगेगा। तो वो क्या कहता है, हाइड्रोजन इज गोइंग टू दैट हाइड्रोजन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ hydrogen moves to the carbon which is having more number of hydrogen, so this is CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, ठीक, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये बन गया, तो मेजर प्रोडक्ट हो गया मार्क रूल के हिसाब से। और अगर माइनर प्रोडक्ट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH2, इसी का उल्टा लगा देंगे, CH3 CH2, यहाँ पे क्या लगा देंगे H, तो ये CH2 हो गया, और ये हो गया CH2 और यहाँ लगा देंगे Br। ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं C वाले पे। C में क्या है, अल्कोहलिक केवच पड़ा हुआ है। अल्कोहलिक केवच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग समझते हैं पहले। अब देखिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। दिस इज CH3 होल ट्वाइस, मीन्स CH3 किस पे लगा हुआ है, इस पे ये है, और ये H CH, फिर उसके बाद Cl एंड दिस इज CH3। ये इस तरह का दिया हुआ है और इसमें अल्कोहलिक केवच पड़ा हुआ है। तो इसमें जब एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन कराने के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिनट, तो ये हमारा है अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, द हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, जब इस वाले बीटा से, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, दो बीटा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन कम है, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH, सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक। ये जब हाइड्रोजन हटेगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये CH3 सिर्फ लगा रहेगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन से क्या निकल गया, हेलोजन। तो ये हो गया हमारा CH3, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, जब इस बीटा वाले से हाइड्रोजन लिया जाएगा, कहाँ से, इस वाले बीटा से, ठीक। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट। तो दोनों ही देने थे इसलिए हमको सारे करने हैं इसमें। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजिशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे, मतलब कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी पोजीशन क्या है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ग्लूकोज में जैसे CH2 CHOH, हाउ मच टाइम्स, 4 टाइम्स CH2OH, इसकी रिएक्शन जब कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता करते हैं, इसमें बताया हुआ है, बाय रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स ऑक्साइम। ऑक्साइम फॉर्मेशन जस्ट टेल्स अस अबाउट दैट द ग्लूकोज इज हैविंग अ कार्बोनिल ग्रुप। अब द क्वेश्चन इज विच कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप्स आर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा है ये पता करना है। तो सीधी सी बात है, अब हमको पता करना है कि ये कौन सा है। अब यहाँ तो हमने लिख दिया कि एल्डिहाइड है, लेकिन ये प्रूफ कैसे हुआ था। सो व्हेन द ग्लूकोज वाज बीइंग रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या बना रहा था, COOH, बाकी सारी चीज़ें सेम थी 4 टाइम्स, ये हो गया हमारा CH2OH। अब क्या हो रहा था, दिस ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन जस्ट टेल्स अस अबाउट दैट ओनली वन ग्रुप इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो पहला वाला ही ऑक्सीडेशन जा रहा है। इसका मतलब कोई भी जो एल्डिहाइड है, अब कीटोन तो पहले पे लग नहीं सकता, तो एल्डिहाइड ग्रुप ही जो हमारा ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमें क्या बताएगा कि जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। और दूसरी चीज़
हाँ एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। तो ब्रोमीन वाटर इज टेलिंग अस अबाउट दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड, और पोजीशन उसकी क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, वरना कहीं और जाके COH लगता। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये रिएक्शन आप दे सकते हो ब्रोमीन वाटर वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, okay, so write down the reaction occurring on two inert electrodes when electrolysis of copper chloride is done. So electrolysis of copper chloride क्या है हमारे पास, CuCl2, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो पहली बात, ये कौन कौन से आयन देगा, Cu2+ आयन देगा और 2 क्लोराइड आयंस देगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, सो दिस पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड दिस नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, रिडक्शन होगा तो हमारा जो कॉपर आयन है, सो दिस +2 आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव कॉपर सॉलिड। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, एनोड वाला हम लोग लिख लेते हैं इस कलर से। एनोड पे क्या होगा, सो दीज, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, सो दीज 2Cl- आयन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव क्लोरीन गैस। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्लोरीन गैस विल बी रिलीज्ड, एंड कैथोड पे, ये कैथोड वाली रिएक्शन है और ये एनोड वाली रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद what will happen if concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride। अब हमारे पास सोल्यूशन चेंज हो गया है। मान लीजिए कह रहा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास 2 आयन होंगे, तो भाई अब कॉपर +2 और ये सल्फेट आयन हो गया। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो ये कैथोड वाला तो सेम ही रहेगा, कैथोड पे क्या रहेगा, कॉपर +2 आयन ही रहेगा, तो कैथोड में इसमें भी यही वाली रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ठीक, लेकिन एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जा रहा है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सल्फेट आयन के रिडक्शन से सॉरी क्या बनता है ऑक्सीडेशन से, H2O8। ठीक, ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो एनोड पे हमारी जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली है तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और कैथोड पे तो दोनों पे सेम ही रहेगा क्योंकि कॉपर आयन इज ऑलवेज देयर। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, अभी एक और बचा हुआ है, 20 सेकंड का एक क्वेश्चन, बी पार्ट बचा हुआ है इसका भी। क्या कह रहा है ये, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट at infinite dilution according to Kohlrausch law। So molar conductivity at infinite dilution, so molar conductivity at infinite dilution for aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice। ठीक है, ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है, सो दिस विल गिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस molar conductivity at infinite dilution of sulfate ion multiplied by 3। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो एल्युमिनियम के 2 आयन बनेंगे, सल्फेट के 3 आयन बनेंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये डी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे लोवेस्ट ऑक्साइड समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए Mn का है, तो Mn का लोवेस्ट ऑक्साइड क्या है, +2, और Mn का हाईएस्ट ऑक्साइड क्या है, +7। मतलब ऑक्साइड का मतलब ऐसे कह सकते हैं किस स्टेट में है ऑक्सीजन के साथ, तो +2 है, मान लीजिए +7 है। तो अब देखिए बेसिक वाला कौन सा है, लोवेस्ट ऑक्साइड। तो बेस क्या होते हैं, बेस मतलब ये होता है कि ये इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और एसिडिक का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि ये गेन कर सकता है। ये जाहिर सी बात है,
तो बेसिक वही होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो लूज़ कर पाए, और एसिडिक वही होगा जो जिनके पास गेन इलेक्ट्रॉन हो ही ना, बचे ही ना हो या कम इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो गेन कर पाएगा, तो इसलिए वो एसिडिक बोला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है भाई? लोवेस्ट ऑक्साइड मतलब इलेक्ट्रॉन कम रिलीज हुए हैं, और कम रिलीज हुए हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसके पास, अभी वो लूज़ कर सकता है, और लूज़ करेगा तो वो क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? बेसिक बोला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो लोवेस्ट ऑक्साइड किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज़ लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द डोनेशन। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। ये हर जगह होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल वाइल मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। अब ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसकी वजह से होती है? हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसकी वजह से होती है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ unpaired electrons. If the element is having large number of unpaired electrons, suppose one metal is having, सपोज क्या क्रोमियम के बारे में पूछ रहा है, तो क्रोमियम के बारे में समझते हैं। क्रोमियम इज हैविंग 3d5 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल, और वो अनपेयर्ड है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बना सकता है विद द अदर क्रोमियम आयन मेटल। ठीक, तो ये दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 5, इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक, अब किसकी बात हो रही है? मरकरी की। मरकरी के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि अब मान लीजिए ये मरकरी है, तो मरकरी में क्या होगा भाई? यहाँ बनाते हैं, तो मरकरी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे फिल्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो दूसरे मरकरी एटम के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी अच्छी सी, और जब बॉन्डिंग नहीं होगी सो दिस विल बी इन लिक्विड स्टेट। इसीलिए तो रीज़न क्या लिखेंगे आप? सो क्रोमियम इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच हैव गुड बॉन्डिंग विद द अदर एटम। ठीक है, द नियरेस्ट एटम। बट in the case of mercury there is no unpaired electrons, so the bonding is very weak and it exists in liquid form. Okay, next question पे आते हैं हम लोग। हाँ, why does benzoic acid exist in dimeric form in aprotic solvent? बेंजोइक एसिड जो है हमारा वो डाइमर बना सकता है। क्यों? बेंजोइक एसिड क्या है? ये देखिए, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड दूसरे, जैसे कोई भी होगा आपका, तो वो क्या करेगा भाई? ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये क्या करता है? डाइमर बनाता है। किस तरह से? क्यों? कि मान लीजिए दूसरा है, तो ये मान लो OH है और ये C डबल बॉन्ड O है, ये दूसरा एसिड ग्रुप है। तो ये करेगा क्या? ये इसके साथ इंटरनल बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये डाइमर फॉर्म में एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में आपका एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पीएच ग्रुप, मतलब बेंजीन है, और ये हो गया हमारा बेंजीन। तो अच्छी बात है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टॉल्यूइन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड? जैसे ये कह रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बना लेता है टॉल्यूइन। तो ये भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं बेंजीन को बेंजोइक एसिड से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं बेंजीन की जगह क्या ले लूँ यहाँ पे? COOH, तो ये पूछ रहा है क्या बनेगा? बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है, कह रहा है ये बनेगा क्या? तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो COOH ग्रुप है, सॉरी, जो COOH ग्रुप है, दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहली बात तो ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और इसके साथ क्या है? ये जो कैटलिस्ट है ना, ये जो कैटलिस्ट है AlCl3, इसके साथ क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। बजाय इसके किसके बना लेता है? AlCl3 के साथ। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। FeCl3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करता है? इसके साथ जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसके साथ ही रिएक्शन कर लेता है, बजाय जो रिएक्टेंट है उसके। ठीक, इसीलिए ये
फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X does not undergo aldol condensation, however X with compound Y in presence of strong base react to give a compound, जो भी दिया हुआ है। तो अब देखिए, एक कंपाउंड है X जिसको बोल रहा है कि दिस डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये हिंट हो गया। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जब इसको एक्स को वाई के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ दे रहा है ऐसे 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 1। तो इसको बनाते हैं पहले, क्या बना रहा है ये बना रहा है 1 2 3, तो ये 1 2 3, ठीक है, prop 2 in 1 1,3-डाइफिनाइल। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज बेंजीन और दिस इज ऑल्सो बेंजीन। तो और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक H लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक H लगा देते हैं। ये कंपाउंड बन रहा है बाई रिएक्शन विद X और Y। अब इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं दोनों X और Y, उसमें बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक तरफ ये जुड़ रहा है, एक तरफ ये जुड़ रहा है। अब चूंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो X हमारा क्या हो सकता है, बेंजीन के साथ वाला, ये हो गया हमारा बेंजिल्डिहाइड। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक, मोस्टली 2 ही हैं आपके में, बेंजिल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बाकी बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ के केस में आपके पास क्या है, बेंजिल्डिहाइड। चेक करते हैं पहले इसको लगा के। दूसरी चीज़, वाई क्या हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन कहाँ से आया है, ये जो इतना पोर्शन है ये कहाँ से आया है, ये बेंजिल्डिहाइड से आया है। ठीक, और बाकी बचा हुआ पोर्शन कहाँ से आएगा, दूसरे से आएगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये आपका एक ऐसा होगा, मान लीजिए कीटोन है सपोज। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं इसके साथ। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम बेंजिल्डिहाइड से कराएंगे, सो बेंजिल्डिहाइड क्या है, ये रहा बेंजिल्डिहाइड। ठीक, अब चूंकि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ये एल्डोल ही कंडेंसेशन होगा, और चूंकि 2 अलग अलग हैं तो क्रॉस एल्डोल बोला जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा क्योंकि एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखिए, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सो दिस विल बी C डबल बॉन्ड O CH3, और उसके बाद ये वाला जो है, सॉरी एक मिनट, पहले ये वाला बनाते हैं, ये बेंजिल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये चूँकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ कार्बोनिल कार्बन ओपन करेंगे, ये हो गया। और इसके साथ रिएक्शन किसी करानी है, इस अल्फा हाइड्रोजन की, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया बेंजीन। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन कहाँ लग जाता है, ये जाके O पे लगेगा, और बाकी ये पूरी जो चेन है ये पूरा कार्बन आके इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो बनेगा क्या, यहाँ बनाते हैं, देखें, तो ये बन जाएगा O के साथ क्या लग गया, OH, नीचे क्या लग गया, H, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया इस तरह से। हाँ, तो ये बन गया। अब इसके बाद जब इसको हीट करके वाटर रिलीज़ करते हैं तो ये हमारा OH और यहाँ का एक H निकल जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारा यही वाला कंपाउंड बन जाएगा। कहाँ गया, ये रहा, देखिए। हाँ, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHCO, जो भी आपका नाम था, क्या नाम है, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 1। तो ये आपका X हो गया। X क्या हो गया हमारा, बेंजिल्डिहाइड। और Y क्या हो गया, Y हो गया हमारा एसिटोफिनोन। ठीक, तो इसको पूरा हटाते हैं अभी पहले।
और उसके बाद क्लियर करते हैं। ये हो गया हमारा x हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, और y क्या हो गया हमारा एसिटोफिनोन। इन सब क्वेश्चंस में कुछ हिंट लेनी पड़ती है, जहाँ से जो प्रोडक्ट बना रहा है उसी के हिसाब से आप बनाएंगे, वरना सोचने के लिए तो बहुत सारे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बेंजल्डिहाइड ही सिर्फ ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो एल्डोल नहीं देता है। ठीक, तो अब आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई ये हो चुका है। राइट अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ये भी बता दिया हम लोगों ने, केमिकल रिएक्शन देख ली। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई। अब चूंकि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तो इसके बीच में हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं। ये हमारा हो गया टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट कौन देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, और ये नहीं देगा कीटोन। फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। फेलिंग टेस्ट कौन देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके 25, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग टू अमीनो एसिड्स आर फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए ये कह रहा है कि एलेनिन और ग्लाइसिन को जोड़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, मतलब डाइपेप्टाइड बनाना है। तो पहली चीज़ डाइपेप्टाइड बनाने के लिए क्या करना है, एक तरफ से बनाना चालू करते हैं। तो जैसे हमारे पास है NH2, तो ये NH2 मान लें एलेनिन बनाते हैं पहले, NH2C, उसके नीचे क्या लगा हुआ है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, ग्लाइसिन से। तो ग्लाइसिन वाला जो H है हमारा, ये H, और मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ये NH2 को ऐसे लिख दिया NH2 खोल के, और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। अब सपोज अगर इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, अगर ये पहले लिखा है एलेनिन और ग्लाइसिन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा NH2 C CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये डाइपेप्टाइड बनेगा कब, जब हमारे पास एलेनिन पहले हो और ग्लाइसिन बाद में हो। ठीक है, टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स। पॉसिबल सारे पूछ रहा है तो भाई ये भी बना सकते हैं। अब अगली बार में क्या करिए, ग्लाइसिन को पहले बना लीजिए और एलेनिन को बाद में बना लीजिए, तो वो वाला बन जाएगा। ठीक है, उस केस में ये दोनों अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड आपके बनाएंगे। इसमें क्या बनेगा, अगर आपको लिखना है तो ये वाला पहले लिख लीजिए और ये वाला बाद में लिख लीजिए, तो उसका भी दूसरा आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये डाइपेप्टाइड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। Keratin, insulin, and myosin are few examples of protein present in the human body. Identify which type of protein is keratin and insulin. Differentiate between them. तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो केरेटिन है वो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, केरेटिन जो है फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक, और इंसुलिन जो होता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको मालूम होना चाहिए, केराटिन बता दिया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये फाइब्रस है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारे बाल में पाया जाता है। और इंसुलिन है जो कि हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये कॉइल की तरह पूरा ऐसे गुच्छा बना होता है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। दूसरी चीज़ केराटिन जो है हमारा वाटर सॉल्युबल है, सॉरी वाटर इनसॉल्युबल है, और ये जो इंसुलिन वगैरह है ये हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक, तो यही हमारा डिफरेंस हो सकता है इसमें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या लिख सकते हो कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, और दिस इज़ वाटर सॉल्युबल। कौन, इंसुलिन इज़ वाटर सॉल्युबल, केराटिन इज़ वाटर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन है। नीता was experimenting in the lab to study the chemical reactivity of alcohols. She carried out dehydration reaction of propanol at 140 degree and
140 डिग्री टू 180 डिग्री, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड एट दीज टू टेम्परेचर्स आइडेंटिफाई। तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रोपेनॉल हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। प्रोपेनॉल की रिएक्शन करा रहा है वो, एक कोई बच्ची है वो करा रही है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरी रिएक्शन किस पे कराई जा रही है, इसी अल्कोहल की करीब 180 डिग्री पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 140 डिग्री पे आपका ईथर बनता है। सो ईथर बनाएगा, कैसे बनाएगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक। और 180 डिग्री पे या 140 के अगर आगे आप हीट करते हैं अल्कोहल को, तो दिस इज़ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये हमारा बनाएगा एल्कीन। तो दिस एल्कीन विल बी CH3 CH2 नहीं, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा प्रोपीन बन जाएगा, ठीक। अलग अलग प्रोडक्ट पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एट 140 एंड द मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग केस। तो मैकेनिज्म आपका पूरा बुक में दिया हुआ है अच्छे से, जो आपका ये SN2 रिएक्शन करता है। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें प्रोटोनेशन होगा, चूँकि ये रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो एसिड होता है उसका H+ फॉर्म करेगा। ये हाँ मैकेनिज्म पूरा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा अल्कोहल है दिस विल गेट प्रोटोनेटेड OH2+, ठीक। सबसे पहले में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इसका अटैक होगा, किसका, दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक होगा इसके ऊपर। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 O। वाटर जब निकलेगा यहाँ से, वाटर जब निकलेगा तो इसको 1 मिनट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये जाके अटैक करेगा कार्बोकैटायन जो बना हुआ है दूसरे आपके उस पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे। तो ये बना लेगा OH+, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे जाके अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। तो ये आपका H+ वापस चला जाएगा। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 O, सेम अगेन CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। ये ईथर बन गया। यहाँ पे केवल 140 वाले का ही मैकेनिज्म पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे आपका प्रोपीन बनेगा। और ये मैकेनिज्म आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, NCERT में बहुत प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Various isomeric haloalkanes in the general formula C4H9Cl undergo hydrolysis form. Among them, compound A is the most reactive through SN1 mechanism. Identify A, citing the reason for your choice. Write the mechanism of the reaction. तो C4H9Cl, C4H9Cl आपको मालूम होगा, जैसे हम इसको बनाते हैं अभी किस तरह से, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मैकेनिज्म कराना है। अब चूंकि यहाँ पे बोला है कि SN1 मैकेनिज्म है, तो SN1 मैकेनिज्म में हमें मालूम है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल, ठीक। तो सबसे फास्टर रिएक्शन किसका होता है, टर्शरी वाले का। तो हम 4 कार्बन वाले का क्या बनाएंगे, टर्शरी वाला, और कोई नहीं बनाएंगे। ये बना लेंगे CH3 CH3 CH3, और ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया C4H9Cl। अब इसकी मैकेनिज्म करवानी है, तो कंपाउंड ए हमारा क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। इसका अगर IUPAC नाम देंगे तो 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। आइडेंटिफाई ए तो हमारा ये हो गया। सेटिंग द रीजन फॉर योर चॉइस। तो रीज़न यही है कि जब ये रिमूव होगा यहाँ से तो द कार्बोकैटायन फाउंड विल बी टर्शरी, इसीलिए उसका फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। राइट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन आपका पूरा मैकेनिज्म आपको कहाँ दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप कार्बोकैटायन बनाएंगे। कार्बोकैटायन बनाने के बाद दिस विल गो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है NU- दैट विल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये पूरा बुक में अच्छे से दिया हुआ है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 28th। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दी हुई है, SN+4 Al gives Al+3 SN+2 is 4.617 10 to the power
184 इतना सारा दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है, ठीक। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहता है। कुछ इस तरह से क्या बोलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, फिर लॉग के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि ये वाली हमको लिखनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, ये आपको निकालना है, ये ई नॉट सेल। अब चूंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल बराबर क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर क्या होता है, 0, ठीक। और इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं 2.303 आर टी अपॉन एफ, तो इसको आपको मालूम है, आपको फार्मूला याद भी होगा। सो दिस इज 0.059। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना होगा इस रिएक्शन में, यहाँ 4 से कहाँ जा रहा है, 2 में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे जा रहा है 3 में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। इसको पहले हटाते हैं, हाँ सॉरी। तो ये हो गया हमारा इतना, और लॉग के सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.617 इंटू 10⁻, इतना सारा दे रखा है। उससे क्या मतलब, हमें पूरी पूरी वैल्यू नीचे देखो गिवन है, ठीक है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ई सेल अब निकल आएगा, फटाफट आप सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग इतने का वैल्यू कितना है, 184.6644। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक। ई नॉट सेल आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम, तो ये हो गया, ये आपका आंसर आ रहा है 1.8152, ठीक है। ये इतने वोल्ट हो जाएगा ई नॉट सेल। अब व्हाट विल बी द ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, इतना, इफ ई नॉट, एल्युमिनियम का हाफ सेल पूछ रहा है और एस एन का दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड क्या है, ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल हमने निकाल लिया 1.81 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड। कैथोड का क्या है, कैथोड हमारा क्या है, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, टिन का। तो टिन का तो हमें दिया हुआ है वैल्यू, कितना दिया हुआ है, टिन का है 0.15, ठीक है, 0.15, तो माइनस में होगा, टिन का है तो ये माइनस में होगा, गलत वैल्यू दे दी है इसमें, -0.15 होगा। और उसके बाद एनोड का निकालना है, सो दिस विल बी ई नॉट फॉर एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, सो ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, तो ई नॉट एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम गोस, कितना हो जाएगा, माइनस का 1.66 अप्रॉक्स कुछ आएगा, इतना वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, एल्युमिनियम वाले का। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। ई नॉट सेल पूछ रहा है आपसे, तो हमको यहाँ पे लग रहा था कि ये कहाँ से आएगा, ये नहीं मालूम था, लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये 0 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो अप्रॉक्स ये आंसर आ रहा है। तो ये था आपका सेक्शन सी तक का सारा क्वेश्चन आंसर। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन लॉन्ग वाले जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छे हों, इसलिए जितना हम कर पा रहे हैं उतनी हेल्प आपकी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।